नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है साहित्य नगरी में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मार्मिक कहानी जो न केवल आपके मन को स्पर्श करेगी बल्कि आपको गहरे विचारों में भी डुबो देगी। यदि कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साहित्य की ऐसी ही अनमोल रचनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी जेठ की एक दोपहरिया से शुरू होती है जिसमें पचकौड़ी मोहना से मिलता है। वह मोहना के रूप को देखता रह जाता है। मोहना एक चरवाहा ही नहीं है, वह एक संभावना है लोक की, कला की, नृत्य की, जिसे पचकौड़ी संवारना चाहता है। पर जब बगैर किसी गुरु की शिक्षा के उसे ऐसी रस पिरिया गाते हुए सुनता है तो लगता है उसने उस कला का उत्कर्ष जो एक स्वप्न था अपनी आंखों से मोहन में देख लिया। वह कहता है, अब से मैं रसप्रिया नहीं गाऊंगा, अब केवल निर्गुण गाऊंगा। कहानी न केवल लोक कला की उपस्थिति जो सतत यूं ही न जाने कब से रही आती है और आती रहेगी इसके लिए आश्वस्त करती है, बल्कि रंपतिया के आने से जिस तरह दर्द घुलते हैं, रंपतिया और पचकौड़ी न मिलकर भी जिस तार से जुड़ते और मिलते हैं, वह इसे एक बड़ी और हमेशा याद रही आने वाली कहानी बनाता है। और जिस तरह रंपतिया और पचकौड़ी का प्रेम अधूरा रहकर भी पूरा होता है, वह इस कहानी को रेणु की अन्य कहानियों से बिल्कुल अलग और विशिष्ट बना देता है। धूल में पड़े कीमती पत्थर को देखकर जौहरी की आंखों में एक नई झलक झिलमिला गई, अपरूप रूप। चरवाहा मोहना छौड़ा को देखते ही पंचकौड़ी मृदंगिया की मुंह से निकल पड़ा, अपरूप रूप। खेतों, मैदानों, बाग बगीचों और गाय बैलों के बीच चरवाहा मोहना की सुंदरता। मृदंगिया की क्षीण ज्योति आंखें सजल हो गईं। मोहना ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी उंगली तो रसपिरिया बजाते टेढ़ी हो गई है न? बूढ़े मृदंगिया ने चौंकते हुए कहा, रसपिरिया? हाँ नहीं। तुमने कैसे? तुमने कहा सुना बे? बेटा कहते कहते रुक गया। परमानपुर में उस बार एक ब्राह्मण के लड़के को उसने प्यार से बेटा कह दिया था। सारे गांव के लड़कों ने उसे घेर कर मारपीट की तैयारी की थी। बहरदार होकर ब्राह्मण के बच्चे को बेटा कहेगा, मारो साले बुढ़े को घेर कर, मृदंग फोड़ दो। मृदंगिया ने हंसकर कहा था, अच्छा इस बार माफ कर दो सरकार, अब से आप लोगों को बाप ही कहूंगा। बच्चे खुश हो गए थे। एक 2-2.5 साल के नंगे बालक की ठुड्डी पकड़कर वह बोला था, क्यों ठीक है न बाप जी? बच्चे ठठाकर हंस पड़े थे। लेकिन इस घटना के बाद फिर कभी उसने किसी बच्चे को बेटा कहने की हिम्मत नहीं की थी। मोहना को देखकर बार बार बेटा कहने की इच्छा होती है। रसपिरिया की बात किसने बताई तुमसे? बोलो बेटा। 10-12 साल का मोहना भी जानता है पंचकौड़ी अधपगला है, कौन इससे पार पाए। उसने दूर मैदान में चरते हुए अपने बैलों की ओर देखा। मृदंगिया कमलपुर के बाबू लोगों के यहाँ जा रहा था। कमलपुर के नंदू बाबू के घराने में भी मृदंगिया को 4 मीठी बातें सुनने को मिल जाती हैं। 1-2 जून भोजन तो बंधा हुआ ही है, कभी कभी रस चर्चा भी यहीं आकर सुनता है वह। 2 साल के बाद वह इस इलाके में आया है। दुनिया बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। आज सुबह शोभा मिसर के छोटे लड़के ने तो साफ साफ कह दिया, तुम जी रहे हो या थेथरी कर रहे हो मृदंगिया? नाच और गाना सिखाने में कभी कठिनाई नहीं हुई। मृदंग के स्पष्ट बोल पर लड़कों के पांव स्वयं ही थिरकने लगते थे। लड़कों के जिद्दी मां बाप से निपटना मुश्किल व्यापार होता था। विशुद्ध मैथिली में और भी शहद लपेटकर वह फुसलाता। किशन कन्हैया भी नाचते थे। नाच तो एक गुण है, अरे जाचक कहो या 10 दुआरी, चोरी डकैती और आवारागर्दी से अच्छा है अपना अपना गुण दिखाकर लोगों को रिझाकर गुजारा करना। एक बार उसे लड़के की चोरी भी करनी पड़ी थी। बहुत पुरानी बात है, इतनी मार लगी थी कि बहुत पुरानी बात है। पुरानी ही सही, बात तो ठीक है। रसपिरिया बजाते समय तुम्हारी उंगली टेढ़ी हुई थी, ठीक है न? मोहना न जाने कब लौट आया। मृदंगिया के चेहरे पर चमक लौट आई। वह मोहना की ओर एक टकटकी लगाकर देखने लगा, यह गुणवान मर रहा है।
धीरे धीरे तिल तिल कर वह खो रहा है। लाल लाल होठों पर बीड़ी की कालिख लग गई है। पेट में तिल्ली है जरूर, मृदंगिया वैद्य भी है। एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे एक पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। उत्सवों के बासी टटका भोजान्नों की प्रतिक्रिया कभी कभी बहुत बुरी होती। मृदंगिया अपने साथ नमक सुलेमानी, चांद मारपाचन और कुनैन की गोली हमेशा रखता था। लड़कों को सदा गर्म पानी के साथ हल्दी की बुकनी खिलाता। पीपल, काली मिर्च, अदरक वगैरह को घी में भूनकर शहद के साथ सुबह शाम चटाता। गर्म पानी। पोटली से मूढ़ी और आम निकालते हुए मृदंगिया बोला, हाँ गर्म पानी। तेरी तिल्ली बढ़ गई है, गर्म पानी पियो। यह तुमने कैसे जान लिया? फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू भी कह रहे थे, तिल्ली बढ़ गई है। दवा? आगे कहने की जरूरत नहीं। मृदंगिया जानता है, मोहना जैसे लड़कों के पेट की तिल्ली चिता पर ही गलती है। क्या होगा पूछकर कि दवा क्यों नहीं करवाते। माँ भी कहती है, हल्दी की बुकनी के साथ रोज गर्म पानी, तिल्ली गल जाएगी। मृदंगिया ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। केले के सूखे पतले पर मूढ़ी और आम रखकर उसने बड़े प्यार से कहा, आओ एक मुट्ठी खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। किंतु मोहना की आंखों से रह रहकर कोई झांकता था, मूढ़ी और आम को एक साथ निगल जाना चाहता था। भूखा, बीमार, भगवान। आओ खा लो बेटा। रसपेरिया नहीं सुनोगे? माँ के सिवा आज तक किसी अन्य व्यक्ति ने मोहना को इस तरह प्यार से कभी परोसे भोजन पर नहीं बुलाया। लेकिन दूसरे चरवाहे देख लें तो माँ से कह देंगे, भीख का अन्न नहीं, मुझे भूख नहीं। मृदंगिया अप्रतिभ हो जाता है। उसकी आंखें फिर सजल हो जाती हैं। मृदंगिया ने मोहना जैसे दर्जनों सुकुमार बालकों की सेवा की है। अपने बच्चों को भी शायद वह इतना प्यार नहीं दे सकता। और अपना बच्चा, अपना पराया? अब तो सब अपने, सब पराए। मोहना, कोई देख लेगा तो क्या होगा? माँ से कह देगा, तुम भीख मांगते हो ना। कौन भीख मांगता है? मृदंगिया के आत्मसम्मान को इस भोले लड़के ने बेवजह ठेस लगा दी। उसके मन की झांपी में कुडनलिकार सोया हुआ सांप फन फैलाकर फुफकार उठा, ए साला, मारेंगे वह तमाचा की। गाली क्यों देते हो? मोहना ने डरते डरते प्रतिवाद किया। वह उठ खड़ा हुआ। पागलों का क्या विश्वास। आसमान में उड़ती हुई चील ने फिर टिनहकारी भरी, टिन्ही ई टिन टिन ग। मोहना। मृदंगिया की आवाज गंभीर हो गई। मोहना जरा दूर जाकर खड़ा हो गया। किसने कहा तुमसे कि मैं भीख मांगता हूँ? मृदंग बजाकर, पदावली गाकर, लोगों को रिझाकर पेट पालता हूँ। तुम ठीक कहते हो, भीख का ही अन्न है यह, भीख का ही फल है यह। मैं नहीं दूंगा। तुम बैठो, मैं रसपेरिया सुना दूं। मृदंगिया का चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा है। आसमान में उड़ने वाली चील अब पेड़ की डाली पर आ बैठी है। टिन टिन ही टिन टिक। मोहना डर गया। एक डग, दो डग दे दौड़। वह भागा। एक बीघा दूर जाकर उसने चिल्लाकर कहा, डायन ने बाण मारकर तुम्हारी उंगली टेढ़ी कर दी है। झूठ क्यों कहते हो कि रसपेरिया बजाते समय? कौन है यह लड़का? कौन है यह मोहना? रंपतिया भी कहती थी, डायन ने बाण मार दिया है। हाँ रे, हल जोते हलवाहा भैया रे, खुरपी रे चलावे। मक जब दूक र एही पंथे धनी मोरा है रुसली। खेतों में काम करते हलवाहों और मजदूरों से कोई बिरही पूछ रहा है। कातर स्वर में उसकी रुठी हुई धनी को इस राह से जाते देखा है किसी ने? अब तो दोपहरी नीरस कटती है, मानो किसी के पास एक शब्द भी नहीं रह गया है। आसमान में चक्कर काटते हुए चील ने टिहकारी भरी, टिन ई टिन ही कर। मृदंगिया ने गाली दी, शैतान। उसको छोड़कर मोहना दूर भाग गया है। वह आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहा है। जी करता है दौड़कर उसके पास चला जाए।
दूर चरते हुए मवेशियों के झुंडों की ओर बार बार वह बेकार देखने की चेष्टा करता है। सब धुंधला। उसने अपनी झोली टटोल कर देखा, आम है, मूढ़ी है। उसे भूख लगी। मोहन के सूखे मुंह की याद आई और भूख मिट गई। मोहना जैसे सुंदर सुशील लड़कों की खोज में ही उसकी जिंदगी के अधिकांश दिन बीते हैं। विदापत नाच में नाचने वाले नटुआ का अनुसंधान खेल नहीं। सवर्णों के घर में नहीं, छोटी जाति के लोगों के यहाँ मोहना जैसे लड़की मुहा लड़के हमेशा पैदा नहीं होते। ये अवतार लेते हैं समय समय पर जदा जदा ही। मैथिल ब्राह्मणों, कायस्थों और राजपूतों के यहाँ विदापत वालों की बड़ी इज्जत होती थी। अपनी बोली मिथिलाम में नटुआ के मुंह से जन्म अवधि हम रूप निहारल सुनकर वे निहाल हो जाते थे। इसलिए हर मंडली का मूलगैन नटुआ की खोज में गांव गांव भटकता फिरता था। ऐसा लड़का जिसे सजाद जाकर नाच में उतारते ही दर्शकों में एक फुसफुसाहट फैल जाए। ठीक ब्राह्मणी की तरह लगता है न? मधुकांत ठाकुर की बेटी की तरह न? छोटी चंपा जैसी सूरत है। पंचकौड़ी गुनी आदमी है। दूसरी मंडली में मूलगैन और मृदंगिया की अपनी अपनी जगह होती है। पंचकौड़ी मूलगैन भी था और मृदंगिया भी। गले में मृदंग लटका कर बजाते हुए वह गाता था, नाचता था। एक सप्ताह में ही नया लड़का भावरी देकर परवेश में उतरने योग्य नाच सीख लेता था। मोहना ने जाते जाते चिल्लाकर कहा, करेला। अच्छा, तो मोहना यह भी जानता है कि मृदंगिया करेला कहने से चिढ़ता है। कौन है यह मोहना? मृदंगिया आतंकित हो गया। उसके मन में एक अज्ञात भय समा गया। वह थर-थर कांपने लगा। उसमें कमलपुर के बाबुओं के यहाँ जाने का उत्साह भी नहीं रहा। सुबह शोभा मिसर के लड़के ने ठीक ही कहा था। उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। जाते जाते मोहना डंक मार गया। उसके अधिकांश शिष्यों ने ऐसा ही व्यवहार किया है उसके साथ। नाच सीखकर फुर्र से उड़ जाने का बहाना खोजने वाले एक एक लड़के की बातें उसे याद हैं। सोनमा ने तो गाली ही दी थी, गुरुगिरी कहता है, चोटा। रंपतिया आकाश की ओर हाथ उठाकर बोली थी, हे दिनकर, साक्षी रहना। मृदंगिया ने फुसलाकर मेरा सर्वनाश किया है। मेरे मन में कभी चोर नहीं था। हे सूरज भगवान, इस 10 दुआरी कुत्ते का अंग फूटकर। मृदंगिया ने अपनी टेढ़ी उंगली को हिलाते हुए एक लंबी सांस ली। रंपतिया, जोधन गुरुजी की बेटी रंपतिया। जिस दिन वह पहले फल जोधन की मंडली में शामिल हुआ था, रंपतिया 12वें में पाव रख रही थी। बाल विधवा रंपतिया पदों का अर्थ समझने लगी थी। काम करते करते वह गुनगुनाती, नव अनुरागिनी राधा, किछु नाही माने बाधा। मृदंगिया मूलगैनी सीखने गया था और गुरुजी ने उसे मृदंग थमा दिया था। 8 वर्ष तक तालीम पाने के बाद जब गुरुजी ने स्वजात पंचकौड़ी से रंपतिया के चुमौना की बात चलाई तो मृदंगिया सभी तालमात्रा भूल गया। जोधन गुरुजी से उसने अपनी जात छिपा रखी थी। रंपतिया से उसने झूठा प्रेम किया था। गुरुजी की मंडली छोड़कर वह रातों रात भाग गया। उसने गांव आकर अपनी मंडली बनाई, लड़कों को सिखाया पढ़ाया और कमाने खाने लगा। लेकिन वह मूलगैन नहीं हो सका कभी। मृदंगिया ही रहा सब दिन। जोधन गुरुजी की मृत्यु के बाद एक बार गुलाब बाग मेले में रंपतिया से उसकी भेंट हुई थी। रंपतिया उसी से मिलने आई थी। पंचकौड़ी ने साफ जवाब दे दिया था, क्या झूठ फरेब जोड़ने आई है? कमलपुर के नंदू बाबू के पास क्यों नहीं जाती, मुझे उल्लू बनाने आई है। नंदू बाबू का घोड़ा 12 बजे रात को चीख उठी थी रंपतिया, पांचू चुप रहो। उसी रात रसपिरिया बजाते समय उसकी उंगली टेढ़ी हो गई थी। मृदंग पर जमनिका देकर वह परबेस का ताल बजाने लगा। नटुआ ने 1.5 मात्रा बेताल होकर प्रवेश किया तो उसका माथा ठनका। परबेस के बाद उसने नटुआ को झिड़की दी, एस साला, थप्पड़ों से गाल लाल कर दूंगा, और रसपिरिया की पहली कड़ी ही टूट गई। मृदंगिया ने ताल को संभालने की बहुत चेष्टा की। मृदंग की सूखी चमड़ी जी उठी,
दाहिने पूरे पर लावा फरही फूटने लगे और तल कटते कटते उसकी उंगली टेढ़ी हो गई। झूठी टेढ़ी उंगली। हमेशा के लिए पंचकौड़ी की मंडली टूट गई। धीरे धीरे इलाके से विद्याप्ति नाच ही उठ गया। अब तो कोई भी विद्याप्ति की चर्चा भी नहीं करते हैं। धूप पानी से परे पंचकौड़ी का शरीर ठंडी महफिलों में ही पनपा था। बेकार जिंदगी में मृदंग ने बड़ा काम दिया। बेकारी का एकमात्र सहारा मृदंग। एक युग से वह गले में मृदंग लटका कर भीख मांग रहा है। धा तिंग। वह एक आम उठाकर चूसने लगा, लेकिन मोहना को डायन की बात कैसे मालूम हुई? उंगली टेढ़ी होने की खबर सुनकर रंपतिया दौड़ी आई थी। घंटों उंगली को पकड़कर रोती रही थी, हे दिनकर, किसने इतनी बड़ी दुश्मनी की? उसका बुरा हो। मेरी बात लौटा दो भगवान। गुस्से में कही हुई बातें। नहीं पांचू, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जरूर किसी डायन ने बाण मार दिया है। मृदंगिया ने आंखें पोंछते हुए सूरज की ओर देखा। इस मृदंग को कलेजे से सटाकर रमतिया ने कितनी रातें काटी हैं। मृदंग को उसने अपने छाती से लगा लिया। पेड़ की डाली पर बैठी हुई चील ने उड़ते हुए जोड़े से कहा, टिन हिंग। इस साला उसने चील को गाली दी। तंबाकू चुनिया कर मुंह में डाल ली और मृदंग के पूरे पर उंगलियां नचाने लगा। धिरिनागी धिनता। पूरी जमनिका वह नहीं बजा सका। बीच में ही ताल टूट गया। अब की हे ए हा हा। सामने झरबेरी के जंगल के उस पार किसी ने सुरीली आवाज में बड़े समारोह के साथ रसप्रिया की पदावली उठाई। नव व वृंदावन, नव व तरु गप, नव विकसित फूल। मृदंगिया के सारे शरीर में एक लहर दौड़ गई। उसकी उंगलियां स्वयं ही मृदंग के पूरे पर थिरकने लगी। गाय बैलों के झुंड दोपहर की उतरती छाया में आकर जमा होने लगे। खेतों में काम करने वालों ने कहा, पागल है, जहां जी चाहा बैठकर बजाने लगता है। बहुत दिन के बाद लौटा है। हम तो समझते थे कि कहीं मरखप गया। रसप्रिया की सुरीली रागिनी ताल पर आकर कट गई। मृदंगिया का पागलपन अचानक बढ़ गया। वह उठकर दौड़ा। झरबेरी की झाड़ी के उस पार कौन है यह शुद्ध रसप्रिया गाने वाला? इस जमाने में रसप्रिया का रसिक झाड़ी में छिपकर मृदंगिया ने देखा। मोहना तन्मय होकर दूसरे पद की तैयारी कर रहा है। गुनगुनाहट बंद करके उसने गले को साफ किया। मोहना के गले में राधा आकर बैठ गई है। क्या बंदिश है! न वी वह नयंक नीत र आहो पल्ली बेहे ताही तीत र। मोहना बेसुध होकर गा रहा था। मृदंग के बोल पर वह झूम झूम कर गा रहा था। मृदंगिया की आंखें उसे एकटक निहार रही थीं और उसकी उंगलियां फिरकी की तरह नाचने को व्याकुल हो रही थीं। 40 वर्ष का अधपागल युगों के बाद भावावेश में नाचने लगा। रह कर वह अपनी विकृत आवाज में पदों की कड़ी धरता। फोयक सोन्यक धिरिनागी धिनता। दुहु रस म य तनुगुने नहीं ओ। लागल दुहुक न भांगए जो र। मोहना के आधे काले और आधे लाल होठों पर नई मुस्कुराहट दौड़ गई। पद समाप्त करते हुए वह बोला, इस टेढ़ी उंगली पर भी इतनी तेजी? मोहना हांफने लगा। उसकी छाती की हड्डियां। उफ! मृदंगिया धम्म से जमीन पर बैठ गया। कमाल किससे सीखे? कहाँ सीखी तुमने पदावली? कौन है तुम्हारा गुरु? मोहना ने हंसकर जवाब दिया, सीखूंगा कहाँ? माँ तो रोज गाती है। रात की मुझे बहुत याद है, लेकिन अभी तो उसका समय नहीं। हाँ बेटा, बेताले के साथ कभी मत गाना अब जाना। जो कुछ भी है सब चला जाएगा। समय कुसमय का भी ख्याल रखना। लो अब आम खा लो। मोहना बेझिझक आम लेकर चूसने लगा। एक और लो। मोहना ने 3 आम खाए और मृदंगिया के विशेष आग्रह पर 2 मुट्ठी मूढ़ी भी फाँक गया। अच्छा, अब एक बात बताओगे मोहना, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? बाप नहीं है, अकेली माँ है।
बाबू लोगों के घर कुटाई पिसाई करती है और तुम नौकरी करते हो। किसके यहाँ? कमलपुर के नंदू बाबू के यहाँ। नंदू बाबू के यहाँ? मोहना ने बताया उसका घर सहरसा में है। तीसरे साल सारा गांव कोसी मैया के पेट में चला गया। उसकी माँ उसे लेकर अपने ममहर आई है। कमलपुर में तुम्हारी माँ के मामू रहते हैं? मृदंगिया कुछ देर तक चुपचाप सूर्य की ओर देखता रहा। नंदू बाबू मोहना की माँ। गायन वाली बात तुम्हारी माँ कह रही थी। हाँ, और एक बार सामदेव झा के यहाँ जनेऊ में तुमने गिरधरपट्टी मडंगली वालों का मृदंग छीन लिया था। बेताला बजा रहा था, ठीक है न? मृदंगिया की खिचड़ी दाढ़ी मानो अचानक सफेद हो गई। उसने अपने को संभाल कर पूछा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? अजोधा दास। बूढ़ा अजोधा दास, जिसके मुंह में न बोल न आंख में लोर। मंडली में गठरी ढोता था। बिना पैसा का नौकर बेचारा अजोधा दास। बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। एक लंबी सांस लेकर मृदंगिया ने अपनी झोली से एक छोटा बटुआ निकला। लाल पीले कपड़ों के टुकड़ों को खोलकर कागज की एक पुड़िया निकाली उसने। मोहना ने पहचान लिया। लो। क्या है? लो। हाँ, नोट है। कितने रुपए वाला है? 50 किया। 10 किया। जरा छूने दोगे? कहां से लाए? मोहना एक ही सांस में सब कुछ पूछ गया। सब 10 किया है? हाँ, सब मिलाकर 40 रुपए हैं। मृदंगिया ने एक बार इधर उधर निगाहें दौड़ाई, फिर फुसफुसाकर बोला, मोहना बेटा, फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू को देकर बढ़िया दवा लिखा लेना। खट्ट मिठा परहेज करना। गर्म पानी जरूर पीना। रुपए मुझे क्यों देते हो? जल्दी रख ले, कोई देख लेगा। मोहना ने भी एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके होठों की कालिक और गहरी हो गई। मृदंगिया बोला, बीड़ी तंबाकू भी पीते हो? खबरदार। वह उठ खड़ा हुआ। मोहना ने रुपए ले लिए। अच्छी तरह गांठ बांध ले। माँ से कुछ मत कहना। और हाँ, यह भीख का पैसा नहीं बेटा, यह मेरी कमाई के पैसे हैं। अपनी कमाई के। मृदंगिया ने जाने के लिए पांव बढ़ाया। मेरी माँ खेत में घास काट रही है, चलो न। मोहना ने आग्रह किया। मृदंगिया रुक गया। कुछ सोचकर बोला, नहीं मोहना, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है, मैं महाभिखारी दसद्वारी हूँ। जाचक फकीर, दवा से जो पैसे बचें उसका दूध पीना। मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के नंदू बाबू की आंखों जैसी। रे मोह हक ना रे है। बैल कहाँ है रे? तुम्हारी माँ पुकार रही है शायद। हाँ, तुमने कैसे जान लिया? रे मोहना रे है। एक गाय ने सुर में सुर मिलाकर अपने बछड़े को बुलाया। गाय बैलों के घर लौटने का समय हो गया। मोहना जानता है माँ बैल हाँक कर ला रही होगी, झूठ मूठ उसे बुला रही है। वह चुप रहा। जाओ, मृदंगिया ने कहा, माँ बुला रही है। जाओ, अब से मैं पदावली नहीं, रसपिरिया नहीं, निर्गुण गाऊंगा। देखो, मेरी उंगली शायद सीधी हो रही है। शुद्ध रसपिरिया कौन गा सकता है आजकल? अरे चलू मन ससुरार जयवे हो रामा कि आहो रामा, नहिरा में अगिया लगायब रे की। खेतों की पगडंडी झरबेरी के जंगल के बीच होकर जाती है। निर्गुण गाता हुआ मृदंगिया झरबेरी की झाड़ियों में छिप गया। ले, यहाँ अकेला खड़ा होकर क्या करता है? कौन बजा रहा था मृदंग रे? घास का बोझा सिर पर लेकर मोहना की माँ खड़ी है। पंचकौड़ी मृदंगिया। वह आया है वह? उसकी माँ ने बोझ जमीन पर पटकते हुए पूछा। मैंने उसके ताल पर रसपिरिया गाया है। कहता था, इतना शुद्ध रसपिरिया कौन गा सकता है आजकल? उसकी उंगली अब ठीक हो जाएगी। माँ ने बीमार मोहना को आह्लाद से अपनी छाती से सटा लिया। लेकिन तू तो हमेशा उसकी टोकरी भर शिकायत करती थी, बेईमान है, गुरुद्रोही है, झूठा है तो
वैसे लोगों की संगत ठीक नहीं। खबरदार जो उसके साथ फिर कभी गया। 10 दुआरी जाचकों से हेलमेल करके अपना ही नुकसान होता है। चल उठा बोझ। मोहना ने बोझ उठाते समय कहा, जो भी हो गुनी आदमी के साथ रसपेरिया। चौप। रसपेरिया का नाम मत ले, अजीब है माँ। जब गुस्साएगी तो वाघिन की तरह और जब खुश होती है तो गाय की तरह हुकारती आएगी और छाती से लगा लेगी। तुरत खुश तुरत नाराज। दूर से मृदंग की आवाज आई, धा तिंग धा तिंग। मोहना की माँ खेत की उबड़ खाबड़ मेड़ पर चल रही थी। ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। घास का बोझ गिरकर खुल गया। मोहना पीछे पीछे मुंह लटका कर जा रहा था। बोला, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, धा तिंग धा तिंग। मोहना की माँ खेत की मेड़ पर बैठ गई। जेठ की शाम से पहले जो पुरवैया चलती है धीरे धीरे तेज हो गई। मिट्टी की सुगंध हवा में धीरे धीरे घुलने लगी। धा तिंग धा तिंग। मृदंगिया और कुछ बोलता था। बेटा, मोहना की माँ आगे कुछ बोल न सकी। कहता था, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा। झूठा, बेईमान। मोहना की माँ आंसू पोंछ कर बोली, ऐसे लोगों की संगत कभी मत करना। मोहना चुपचाप खड़ा रहा।